हाय फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीके से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारे प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, चारबाग शैली का जन्मदाता किस शासक को माना जाता है? अकबर, हुमायूं, बाबर या जहांगीर? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बाबर। बाबर को ही चारबाग शैली का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों, बाबर के द्वारा पहली बार 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके दिल्ली सल्तनत के स्थान पर एक नया वंश मुगल वंश की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन पूछता है, बताइए मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बाबर के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों, बाबर जो था ये दानी प्रवृत्ति का शासक था, इसीलिए इसे कलंदर की उपाधि दिया गया था। कलंदर का मतलब होता है महान दानी, ठीक है, महान दान करने वाला व्यक्ति। बाबर के द्वारा पहली बार खानवा के युद्ध में एक शब्द का प्रयोग किया गया था, जिहाद शब्द, जिसका अर्थ होता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध। तो इस तरह से प्रश्न पूछता है कि बताइए किस शासक के द्वारा धर्म युद्ध का नारा दिया गया था? तो बाबर के द्वारा। किस युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में। दोस्तों, बात करें, बाबर को चारबाग शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इसने इसी शैली में आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया था और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत इसे आराम बाग, आगरा के आराम बाग में ही क्या किया जाता है? दफना दिया जाता है। पुनः इसके शव को निकाल करके काबुल में दफना दिया जाता है। तो वर्तमान समय में बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो काबुल में ही है। कहाँ है? काबुल में। ठीक है, चलते हैं अगले ऑप्शन पे, हुमायूं। दोस्तों, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं जो है पराजित हो गया और सिहाबुद्दीन नामक व्यक्ति के द्वारा यह अपनी जान बचाने में सफल रहा, जिससे जिससे खुश होकर हुमायूं ने सिहाबुद्दीन को एक दिन के लिए बादशाह बना दिया। सिहाबुद्दीन अपने एक दिवसीय कार्यकाल के दौरान चमड़ा का सिक्का जारी किया चमड़ा का सिक्का जारी किया। तो इस तरह से को प्रश्न पूछना है कि बताइए इस चमड़ा का सिक्का किस शासक के द्वारा जारी किया गया था? तो सिहाबुद्दीन के ही द्वारा जारी किया गया था। पुनः हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच पुनः हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच 1540 ईस्वी में कनौज का युद्ध, या उसे ही बेलग्राम का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, कनौज का युद्ध होता है जिसमें पुनः हुमायूं जो है शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है और वह निर्वासित, मतलब भगोड़ा जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है, बाध्य हो जाता है। अंततः वह भारत छोड़ करके ईरान चला जाता है और इसी दौरान 15 अक्टूबर 1942 को अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बिरसाल के राजमहल में होता है। ठीक है, 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में अपने ही द्वारा बनाए गए दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और एक इतिहासकार लेन पुल, जिनके द्वारा ये कहा गया कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलते हैं अगले ऑप्शन पे, अकबर। दोस्तों, ये अकबर जो था ये हुमायूं का ही पुत्र था। दोस्तों, हुमायूं के द्वारा 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। ठीक है, जबकि 1563 ईस्वी में तीर्थ कर समाप्त कर दिया गया। जबकि बात करें 1564 में, तो 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण यही पूछता है एग्जाम में अक्सर कि जजिया कर अकबर के द्वारा कब समाप्त किया गया? तो 1564 में। जबकि 1575 में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। बुलंद दरवाजा, जबकि 1582 में दीन ए इलाही धर्म दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया गया, जिसके पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया। अबुल फजल, ठीक है।
तथा दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू या अंतिम हिंदू कौन था? तो दोस्तों वो था बीरबल। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। जहांगीर। तो दोस्तों ये जो जहांगीर था, जहांगीर के द्वारा सोने की न्याय की जंजीर को स्थापित करवाया गया था। किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। दोस्तों जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जबकि हिंदी का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो अकबर के काल को हिंदी का स्वर्णकाल। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट, कलिंजर का युद्ध कब हुआ था? 1540, 1556, 1526 या 1545? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1545 में। 1545 में कलिंजर अभियान किया गया शेरशाह सूरी के द्वारा, और इसी अभियान के दौरान शेरशाह सूरी के द्वारा छोड़े गए तोप का जो गोला था वो कलिंजर की दीवार से टकरा करके पुनः वो कहाँ आ गया? शेरशाह सूरी के ऊपर ही आ गया, जिसकी वजह से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और उन्हें बिहार के सासाराम सासाराम में दफना दिया गया। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम, याद रखेंगे। जबकि 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो कनौज का युद्ध हुआ था, जिसे ही हम बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। किसके किसके बीच हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जबकि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट, एंजाइम मूल रूप से होते हैं वसा, प्रोटीन, आरएनए या डीएनए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। जो एंजाइम होते हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य को किस उपभोक्ता वर्ग में रखा गया है? प्रथम उपभोक्ता वर्ग, द्वितीय उपभोक्ता वर्ग, तृतीय उपभोक्ता वर्ग या चतुर्थ उपभोक्ता वर्ग? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा द्वितीय उपभोक्ता वर्ग। अब बात करते हैं प्रथम उपभोक्ता वर्ग। तो दोस्तों इसके अंतर्गत उस जीव जंतु को रखा जाता है जो केवल हरे पेड़ पौधा खाता है। क्या खाता है? केवल हरे पेड़ पौधे। अर्थात इसके अंतर्गत आने वाले जीव जंतु कैसे होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी, जैसे बकरी, खरगोश, घोड़ा, ये सब क्या किस उपभोक्ता वर्ग के ये जीव है? तो प्रथम उपभोक्ता वर्ग के जीव है। ठीक है, बात करते हैं द्वितीय उपभोक्ता वर्ग। तो इसके अंतर्गत उस जीव जंतु को रखा जाता है जो पेड़ पौधा के साथ साथ पेड़ पौधा के साथ साथ मांस भी खाते हैं। अर्थात इस उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत आने वाला जो जीव होता है वो सर्वाहारी होता है, और इसके अंतर्गत मनुष्य को रखा गया है। तो मनुष्य किस उपभोक्ता वर्ग का प्राणी है? तो द्वितीय उपभोक्ता वर्ग का प्राणी है। जबकि बात करें तृतीय उपभोक्ता वर्ग, तो दोस्तों इसके अंतर्गत उस जीव जंतु को रखा जाता है जो केवल और केवल मांस खाता है। मांस अर्थात मांसाहारी, जैसे चीता, बाघ, शेर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डोबेरिनियर के द्वारा, मैक्स प्लांक के द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा या मोसले के द्वारा? तो दोस्तों क्वांटम सिद्धांत जो है मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। बात करें डोबेरिनियर के द्वारा, तो इसके द्वारा कौन सा नियम दिया गया था? तो त्रिक नियम दिया गया था। त्रिक नियम। जबकि आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया तथा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा, ठीक है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये समीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो आइंस्टीन के द्वारा। इसके अलावा मोस्ले की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी यह किसके द्वारा लाया गया? तो मोस्ले के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है उसे क्या कहा जाता है?
समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक या समस्थानिक। दोस्तों इसका सही आंसर होगा समस्थानिक। ठीक है, आइसोटोप। बात करते हैं कि समभारिक। समभारिक किसे कहा जाता है? तो वैसा तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। जबकि बात करें सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहा जाता है? तो वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान ये दोनों का दोनों अलग हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर या समान गति के साथ नीचे। दोस्तों इसके कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में ऊपर या नीचे जाता है, ठीक है, तो कब उसके भार में कमी महसूस होती है? तो जब देखिए त्वरण के साथ जब लिफ्ट नीचे की तरफ आता है तो उस किसी भी व्यक्ति के भार में जो होता है वो क्या होता है? कमी महसूस होता है। ठीक है, उसका वास्तविक भार जो होता है उसे कम महसूस होता है। आप कभी भी लिफ्ट में जाएँगे, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो देखेंगे कि आपका अचानक से लगेगा कि आपके शरीर में कोई वज़न नहीं है, ठीक है? उसमें क्या होता है? आपके वास्तविक भार में कमी हो जाती है। यही जब कोई लिफ्ट त्वरण के साथ जब ऊपर जाता है, तो उसके वास्तविक भार से थोड़ा-सा अधिक भार महसूस होता है, लगता है जैसे आदमी वज़नदार हो गया है, ठीक है? लेकिन बात करें जब समान गति के साथ कोई भी लिफ्ट या ऊपर जाए या समान गति के साथ लिफ्ट नीचे आए, उस लिफ्ट में रखी गई वस्तु का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वह अपरिवर्तित होता है। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? न्यूटन, गैलीलियो, आर्किमिडीज, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के द्वारा ही लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत दिया गया। उत्प्लवन उत्प्लवन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आर्किमिडीज के द्वारा। जबकि बात करें गैलीलियो के द्वारा क्या दिया गया था? तो ग्रहों से संबंधित नियम को, ग्रहों का नियम दिया गया था। किसके द्वारा? तो गैलीलियो के द्वारा। बात करें न्यूटन के द्वारा, दोस्तों न्यूटन के द्वारा गति का नियम दिया गया था, गति का नियम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य सरकार अपने राज्य में नशीली पदार्थों को बंद कर सकता है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 50। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 47। ठीक है, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य अपने सीमा के अंदर नशीली दवा, शराब, तंबाकू, जैसे शराब हो गया, दवा, ठीक है, तंबाकू जैसे नशीली पदार्थ एवं इससे बने अन्य मादक पदार्थ के बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, राज्य सरकार। जबकि बात करें अनुच्छेद 48 में ये कहा गया है, इसमें कहा गया कि राज्य से यह अपेक्षा किया जाता है कि वह 48 में ये कहा गया है कि राज्य अपने सीमा के अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं कृषि का आधुनिकरण करेगी। ठीक है, जबकि बात करें अनुच्छेद 49 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 49 में कहा गया कि इस अनुच्छेद में ये कहा गया कि राज्य अपने सीमा में स्थित राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक एवं कलात्मक वस्तु का संरक्षण करेगी। ठीक है, अनुच्छेद 49 में कहा गया जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, उनका संरक्षण करने का काम किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 49 में। जबकि नशीली पदार्थों का पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकता है राज्य सरकार, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 47 में किया गया है। बात करें अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल
का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष। दोस्तों ये जो भारत के महान्यायवादी होते हैं इसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। ये भारत सरकार का कानूनी अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हालांकि इनका निश्चित कार्यकाल की कोई भी चर्चा हमारे संविधान में नहीं किया गया है, किंतु सामान्यतः इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष मान लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, निम्न में से किसे पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, अरुण या शुक्र? दोस्तों इसका सही आंसर होगा शुक्र। अब देखिए जितने भी पार्थिव ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? तो मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी, ये 4 ऐसे ग्रह हैं जिनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, बेरिंग जल डमरू मध्य किसे अलग करता है? अमेरिका एवं रूस, एशिया एवं यूरोप, ब्रिटेन एवं फ्रांस, अमेरिका एवं एशिया? दोस्तों बेरिंग जल डमरू जो है अमेरिका और रूस को अलग करता है। इसका ऑप्शन ये नंबर सही होगा। ठीक है, अमेरिका एवं रूस को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि अलग करती है। जबकि बात करें एशिया से यूरोप को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो वास्पोरस जल संधि, वास्पोरस जल संधि अलग करती है। जबकि ब्रिटेन से फ्रांस को डोबर जल संधि, डोबर जल संधि के द्वारा ब्रिटेन से फ्रांस को अलग किया जाता है। जबकि अफ्रीका को एशिया से बाब अल मंडेल जल संधि के द्वारा अफ्रीका से एशिया को अलग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, माओरी जनजाति किस देश में पाया जाता है? केन्या, न्यूजीलैंड, जापान या मलेशिया? दोस्तों इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। ये जो माओरी जनजाति है ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक है, माओरी। जबकि बात करें केनिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो केनिया में मसाई, मसाई जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो केनिया। जबकि जापान में एनू, एनू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, जबकि मलेशिया में 2 जनजाति पाई जाती है, एक सेकाई और दूसरा सेमांग। सेकाई और सेमांग ये दोनों किस देश में पाई जाती है जनजाति? तो मलेशिया में। केनिया में मसाई, न्यूजीलैंड में माओरी, जापान में एनू, मलेशिया में सेकाई और सेमांग, ये जनजाति यहाँ पे प्रमुख रूप से पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भारत 2021 देश में कौन से स्थान पे रहा? 93, 100वें, 109वें, 107? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 107। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का जो है पूरे 121 देश में हमारे भारत का जो स्थान है 107वें स्थान पे है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कहाँ पर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए सरकार ने मंजूरी दी है? अहमदाबाद, जामनगर, हैदराबाद या नई दिल्ली? दोस्तों इसका सही आंसर होगा जामनगर में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? दोस्तों इसका सही आंसर होगा केरल। कथकली केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। बात करें आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। जबकि कर्नाटक का यक्षगान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, 2022 में भारतीय संविधान अनकही कहानी चर्चित पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया? भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया? अमित शाह, नितिन गडकरी, ओम बिरला या राम बहादुर राय? दोस्तों इसका सही आंसर होगा राम बहादुर राय के द्वारा। दोस्तों इस पुस्तक की जब विमोचन किया गया, विमोचन, वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसलिए ये पुस्तक अपने आप में क्या होता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको याद रखेंगे, राम बहादुर राय के द्वारा। कौन सी पुस्तक थी? तो भारतीय संविधान अनकही कहानी।
इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? राम बहादुर राय, ठीक है, जिसका विमोचन करता नरेंद्र मोदी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, पेरिस, वाशिंगटन DC या रोम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है आपका जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा। इसका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा। अब बात करें पेरिस में, तो दोस्तों पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस में है। इसके अलावा वाशिंगटन DC में जो है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में। इसके अलावा बात करें रोम, रोम में किसका मुख्यालय है? तो रोम में आपका अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति कब लाया गया? 1950, 1951, 1956, 57, 1950, 1951, 1956, 1957, 1967, 1968 या 1965 से 1966। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1966 से 1968 के बीच, 1967 से 1968 के बीच भारत में हरित क्रांति को लाया गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसे स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर, PC महालनोबिस, DP धर या W मिरर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा PC महालनोबिस, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? PC महालनोबिस। बात करें हेराल्ड डोमर मॉडल पे कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? तो दोस्तों इस पे प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस। बात करें DP धर, तो DP धर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है इसी किसके मॉडल पे आधारित है? तो DP धर पे। जबकि बात करें डब्लू मिलर, तो दोस्तों सातवीं एवं आठवीं ये दोनों पंचवर्षीय योजना जो है W मिलर के मॉडल पे ही आधारित है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और इसमें कहीं भी अगर आपको कोई त्रुटि हो या फिर कोई अपनी तरफ से कोई मतलब कमेंट करना हो तो दोस्तों आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें, ताकि हम उसमें और ज़्यादा सुधार कर पाएँ। दोस्तों आपका जो कमेंट आता है हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।